सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पाठशाला ट्री और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला ट्री। पाठशाला ट्री पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं पॉलिटी के पार्ट 2 को। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे पॉलिटी से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में दोस्तों, क्वेश्चनों के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएंगे उनको भी आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। और दोस्तों, पॉलिटी का हमारा एक पार्ट इससे पहले और आया हुआ है, उसको भी दोस्तों आप सभी जरूर देखिएगा। उसमें भी हमने पॉलिटी से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है। साथ में दोस्तों, उस वीडियो में हमने बेरुवाड़ी का जो मामला है उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों, आप सभी उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसका लिंक आप सभी को ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और आप सभी वहां से हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पॉलिटी से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 16 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन कौन सा था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उनका प्रारंभिक शिक्षा लेना अनिवार्य है और ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ऑप्शन है संघ और राज्य क्षेत्रों से, मौलिक अधिकार से, नागरिकता से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 10 तक तो नागरिकता की पात्रता के बारे में बताया गया है, यानी कि भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या पात्रता होंगी उसका व्याख्यान अनुच्छेद 5 से 10 तक किया गया है। और दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 11 की, दोस्तों अनुच्छेद 11 में नागरिकता के मामले पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अनुच्छेद 11 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों ये कहा गया है कि संसद नागरिकता कानून में संशोधन करके उस पर कोई नया कानून बना सकती है। और दोस्तों, अभी हाल ही में मोदी सरकार जो नागरिकता संशोधन कानून लाई थी वो इस ही आर्टिकल के तहत लाई थी, यानी कि अनुच्छेद 11 के तहत उन्होंने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। दोस्तों, उसके बाद बहुत बवाल हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी करंट की न्यूज़ में ये क्वेश्चन रहा था। दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सभी की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में संसद किस अनुच्छेद के माध्यम से नागरिकता वाले कानून में संशोधन कर सकती है। दोस्तों, वो कौन सा है, अनुच्छेद 11। और दोस्तों, यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इस पूरे कंटेंट की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। ये पूरा कंटेंट आप सभी को PDF में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, आप सभी वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप सभी को इस कंटेंट की पूरी PDF मिल जाएगी। और दोस्तों, साथ में वहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्विज भी कराते रहते हैं, तो आप सभी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, राज्यसभा की बैठक के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। और दोस्तों, बात करें लोकसभा की, दोस्तों लोकसभा की बैठक के जो सभापति होंगे वो होंगे स्पीकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अगर बात हो रही है लोकसभा की तो लोकसभा के जो सभापति होंगे वो होंगे स्पीकर, और अगर बात हो रही हो राज्यसभा की तो राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो कौन होंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल हाईकोर्ट। देखिए दोस्तों, केरल का जो हाईकोर्ट है ये केरल के साथ साथ लक्षद्वीप का भी हाईकोर्ट है, यानी कि लक्षद्वीप के जितने भी न्यायिक मामले होते हैं उन पर सुनवाई कौन करता है, केरल हाईकोर्ट। और दोस्तों, ये केरल में कहाँ पर स्थित है, कोची में। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, केरल हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, कोची में। और ये लक्षद्वीप और केरल दोनों के न्यायिक मामलों की सुनवाई करता है और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे, केरल हाईकोर्ट। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप सभी को बताना है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको तो स्टार लगा के याद रखिएगा। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बताना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुई थी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। देखिए दोस्तों, इस योजना को 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, गांधी जी जो थे वो पंचायती राज के पक्षधर थे। उनका कहना था कि भारत की आधे से ज़्यादा आबादी गाँवों में निवास करती है, तो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं भी गाँवों से जुड़ी होनी चाहिए। उसी के तहत दोस्तों पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू की गई और इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के अवसर पे ही किया। और ठीक उसी साल आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। दोस्तों इसको याद रखिएगा, राजस्थान के साथ साथ 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन सभी को आप सभी याद रखिएगा। और दोस्तों 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? देखिए दोस्तों, यहाँ आप सभी को बताना है कि यदि हमें कोई नया राज्य बनाना है तो उसके लिए हमें कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। देखिए दोस्तों, अनुसूची 1 में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों अगर हमें कोई नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाना है तो उसके लिए हमें अनुसूची 1 में बदलाव करना होगा, यानी कि संशोधन करना होगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, अनुसूची 1 में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर हमें इसमें संशोधन करना है तो अनुसूची 1 में ही करना होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। देखिए दोस्तों, रूस से हमने मूल कर्तव्यों को लिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के चुनाव आयोग के चुनावों में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के याद रखिएगा। यहाँ आप सभी को बताना है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग वो इनमें से कौन सा चुनाव नहीं करवाता है। ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की पंचायतें और नगरपालिकाएं या फिर उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की पंचायतें और नगरपालिकाएं। देखिए दोस्तों, इनका चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के माध्यम से नहीं कराया जाता बल्कि राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से कराया जाता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, पंचायतों और नगरपालिकाओं का जो चुनाव होता है उसका पूरा प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनावों की, तो ये सारे चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही याद रखिएगा, पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से कराया जाता है। बाकी दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह किसने कहा था कि एक ध्वज या फिर झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारा जो झंडा है ये हमारी स्वतंत्रता नहीं बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऑप्शनों को बहुत ध्यान से देखिएगा और स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में आप सभी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को डीपली देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ आप सभी को बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो भारतीय ध्वज के बारे में सही नहीं है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झंडे का रंग हरा साहस और बलिदान का प्रतीक है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे झंडे में जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है? हरियाली का। और साहस और बलिदान का प्रतीक है हमारा केसरिया रंग। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, ये दोस्तों सही है। पिंगली वेंकैया के द्वारा ही
हमारे तिरंगे झंडे का डिज़ाइन तैयार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी में था दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को झंडे को अपनाया था। ये भी सही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसको दोस्तों पॉइंट बना के याद करिएगा। अगला है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। ये भी दोस्तों सही है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो 3 पॉइंट बचते हैं, तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला दोस्तों, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत के किसी शहर का पहला नागरिक कौन होगा। जैसे दोस्तों बात करें भारत के नागरिक की, तो भारत का जो पहला नागरिक होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति। और बात करें शहर की, दोस्तों शहर के लिए कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेयर। ठीक है दोस्तों शहर का पहला नागरिक कौन होता है? शहर का मेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा और इम्पोर्टेंट मार्क करके याद रखिएगा। यहाँ आप सभी को बताना है कि इनमें से वो कौन सी समिति थी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की पक्षधर थी। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी है GVK राव समिति और ऑप्शन नंबर डी है सरकारिया समिति। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। देखिए दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की और इस समिति की जो सिफारिशें थी उसको 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया, जिसमें इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिशें की थी। उसको कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1958 को। ठीक है दोस्तों, और इस समिति का गठन कब हुआ था? 1957 को। तो ये दोनों जो पॉइंट है दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का महान्यायवादी निम्न में से कौन सा कार्य कर सकता है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऑप्शनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आप सभी को कई सारे पॉइंट मिलेंगे। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों वह भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी केस लड़ सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का ही वकील होता है। यानी दोस्तों यदि भारत सरकार को कोई कानूनी सलाह चाहिए या फिर भारत सरकार का कोई केस है तो वो कौन लड़ेगा? भारत का महान्यायवादी। इससे पहले दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया था। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और वहाँ पे मैंने अनुच्छेद बताया था कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में व्याख्यान किया गया है हमारे संविधान में। दोस्तों आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होने की बात करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इतने हम इसके ऑप्शनों को देख लेते हैं एक बार कि बाकी सभी ऑप्शन गलत क्यों हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि वो भारत सरकार का ही वकील है। तो भारत सरकार के खिलाफ कोई विश्लेषण या फिर सलाह कैसे दे सकता है वो? ठीक है दोस्तों, अब तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों, बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव कर सकता है। देखिए सही ऑप्शन भी यहाँ पे गलती ही होना था कि जब वो वकील ही सरकार के हैं तो बिना सरकार से परमिशन लिए वो किसी ऐसे व्यक्ति का केस नहीं लड़ सकते जिसके ऊपर आपराधिक मामले लगे हुए हों। ऑप्शन नंबर डी था दोस्तों, सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी का निदेशक बन सकता है। दोस्तों ये भी नहीं हो सकता, जब तक वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे रहेगा तब तक वो किसी भी कंपनी का निर्देशक यानी कि डायरेक्टर नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 से ही संबंधित है। यहाँ आप सभी को बताना है कि भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो दोस्तों कौन है? के वेणुगोपाल जी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों के वेणुगोपाल जी ने जून 2017 में मुकुल रोहतांगी जी का स्थान लिया है। अगला है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनको केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है?
देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है। दोस्तों यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किसके माध्यम से की गई है? अनुच्छेद 338 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अभी हमारे पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके माध्यम से होती है? राष्ट्रपति के माध्यम से। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की, दोस्तों वो कौन है? विजय संपाला जी। ठीक है दोस्तों, विजय संपाला जी वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे इनको भी याद रखिएगा, विजय संपाला जी कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। अगला दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्न में से किस चुनाव के लिए एकल हस्तांतरीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको तो स्टार लगा के याद रखिएगा। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद या फिर ये सभी। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। देखिए दोस्तों राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद, इन सभी का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से होती है। ठीक है दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तय नहीं है। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल तय नहीं होता, लेकिन दोस्तों बात करें नियमानुसार तो नियमानुसार दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहें तो उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर सांसद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी। यहाँ सभी को बताना है कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको उनके पद से कौन हटा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि हर राज्य में अपना एक राज्यपाल होगा। और दोस्तों राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके माध्यम से होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? यानी दोस्तों यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहता है तो उसको हाई कोर्ट के जज का कितना अनुभव होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। यदि दोस्तों कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहता है तो उसको कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहना अनिवार्य है। और दोस्तों आपसे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा आर्टिकल है जो भारत में CJI होने की बात करता है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने की बात करता है। साथ में दोस्तों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में CJI के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो आप सभी इससे पहले वाली जो वीडियो है हमारी पॉलिटी की उसको भी जरूर देखिएगा। वहाँ पे दोस्तों मैंने कई सारे आर्टिकल को एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने पॉलिटी से बनने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा था, साथ में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उनको भी हमने इस वीडियो में आप सभी को बताया है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमारी यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। और दोस्तों, पॉलिटी का हमारा जो पार्ट 1 आया हुआ है उसको भी आप सभी जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।